तो गैसेस वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, बॉयल्स लॉ हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद सेकंड लॉ है गैसेस के बारे में, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने ये लॉ अपना प्रपोज किया था 1787 में, और ये लॉ हमें रिलेशन बताता है गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। यानी इस लॉ के अंदर जो वेरिएबल हैं वो वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं। वॉल्यूम और टेम्परेचर का हम रिलेशन पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ के अंदर। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। चार्ल्स लॉ हमें बताता क्या है। स्टेटमेंट के मुताबिक वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure। अब यहाँ पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो इसमें दो वेरिएबल हैं। वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस का तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम उसी रेशो से कम होगा। लेकिन हमने क्या कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, और गैस का मास यानी हमने क्वांटिटी ऑफ गैस भी कांस्टेंट रखनी है। अगर हम 1 मोल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो थ्रू आउट वो 1 मोल ही रहना चाहिए। प्रेशर भी कांस्टेंट, मास ऑफ गैस भी कांस्टेंट, ये दो वेरिएबल हैं। तो इसको मैं साइड पे लिख देता हूँ। जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स इस लॉ के जो चेंज होंगे वो होंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर, और जो कांस्टेंट्स हैं वो होंगे प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। तो ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट मैंने साइड पे इस लॉ के लिख दिए हैं। अब अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो हम कहेंगे वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम यहाँ से हटाएं तो हमें पता है कोई ना कोई कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम गैस कांस्टेंट यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू KT। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो K है इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी होती है गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस के लिए फिक्स है 1.38 10⁻⁻23 जाउल पर केल्विन। ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये गैस की काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करता है टेम्परेचर के साथ। गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करता है टेम्परेचर के साथ। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इस वेरिएबल टेम्परेचर को भी इक्वल साइन के उस साइड पे ले जाओ, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वॉल्यूम बाय T इज़ इक्वल टू K। ये हो गई सेकंड डेफिनेशन चार्ल्स लॉ की। इस डेफिनेशन के मुताबिक वॉल्यूम और जो टेम्परेचर की रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर always remain constant। लेकिन कंडीशन क्या है, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, जो गैस की अमाउंट है वो फिक्स होनी चाहिए। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दोनों कांस्टेंट, अमाउंट फिक्स होनी चाहिए और प्रेशर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो वॉल्यूम की जो टेम्परेचर के साथ रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आती है। अब सपोज़ अगर हमने किसी गैस को दो डिफरेंट कंडीशंस में कंपेयर करना है। सपोज़ हमारे पास कंडीशन 1 है, गैस का वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 के ऊपर, वॉल्यूम V1 रेशियो क्या आएगी, कांस्टेंट। कंडीशन 2, गैस का हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया T1 से T2, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा क्योंकि दोनों वेरिएबल एक दूसरे के लिहाज से चेंज होंगे। तो V2/T2, लेकिन रेशियो क्या आएगी, कांस्टेंट। अगर हम देखें तो इनकी जो राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो बन जाएगा V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2। इस फार्मूले के ज़रिए हम चार्ल्स लॉ के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला वहाँ पे इस्तेमाल होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको प्रोपोर्शनैलिटी का बता दूं।
कि प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हमने इसको इक्वल करना है तो कोई ना कोई हमें कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। सपोज़ मैं और आप एक ही कंपनी में काम करते हैं, आपकी जो तनख्वाह है वहाँ पे वो 100, ठीक है, 100 रुपीज़ है, और मेरी तनख्वाह जो है वो है 50 रुपीज़, और हमारी तनख्वाह प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आपकी तनख्वाह डबल होगी तो मेरी भी डबल होगी, अगर आपकी ट्रिपल होगी तो मेरी भी ट्रिपल होगी, उसी प्रोपोर्शन से मेरी तनख्वाह भी इंक्रीज़ होगी। अगर आपकी तनख्वाह डबल हो जाती है 200 तो उसी प्रोपोर्शनल से मेरी तनख्वाह हो जाती है 100। आपकी तनख्वाह फिर डबल हो जाती है 400, मेरी तनख्वाह हो जाती है 200, डबल हो जाएगी। आपकी तनख्वाह हो जाती है 800, मेरी भी डबल हो जाएगी 400। अब अगर हम इसको इक्वल करना चाहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के दोनों साइड्स को इक्वल करना चाहते हैं, तो इस साइड पे हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ताकि ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं। देखो यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहा हूँ, इसकी जगह पे इक्वल साइन लगा रहा हूँ। तो अब ये इक्वल तो नहीं है, इक्वल करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट क्या होगा? 2। यहाँ पे भी 2 लगाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। सेम इसी तरह से जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो वहाँ पे इक्वल करने के लिए दोनों साइड्स को कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। चलिए अब इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मैं आपको नहीं करवा रहा, वो आप खुद अगर पढ़ लेंगे, बुक से देख लेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, इतनी मुश्किल नहीं है। एक और बात का ख्याल रखना है कि इस लॉ के अंदर जो हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल केल्विन स्केल को कहते हैं, ठीक है, केल्विन स्केल को, यानी जो हमने टेम्परेचर लेना है वो केल्विन स्केल के ऊपर लेना है इस लॉ के अंदर, जब हम इसके कोई भी न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। वो कहता है 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस, वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस का 250 सेंटीमीटर क्यूब, V1 इसको लिख दो, इज़ कूल्ड फ्रॉम 127 सेल्सियस टू -27 सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर है 127 सेल्सियस। कहाँ तक इसको कूल किया? -27 सेल्सियस तक। T2 कितना है? -27 सेल्सियस। बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर वो कहता है कि हमने कांस्टेंट रखा। जब भी क्वेश्चन के अंदर प्रेशर कांस्टेंट की बात होगी तो इसका मतलब है हम चार्ल्स लॉ को यूज़ करेंगे। पूछता वो ये है कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस, V2 हमने मालूम करना है। तो सबसे पहला काम आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले टेम्परेचर को एब्सोल्यूट स्केल में लेके जाना है, केल्विन स्केल में। ये सेंटीग्रेड स्केल में है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 इसमें ऐड कर दो। तो 273 इसमें ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 400 केल्विन। इस तरह इसको भी कन्वर्ट कर लो, इसमें 273 ऐड करो, 273 ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 246 केल्विन, 246 केल्विन। तो ये हम टेम्परेचर्स यूज़ करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन स्केल के ऊपर जो टेम्परेचर है। फार्मूला लिखा हुआ है V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू V2 ओवर T2। फाइंड हमने क्या करना है? V2 फाइंड करना है, तो इसको इधर ले आओ, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। V2 इज़ इक्वल टू V1 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाय T2। अब इसको हल कर लो, वॉल्यूम आ जाएगा। V1 कितना है? 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब। T1 कितना है? टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 400 केल्विन और सेकंड टेम्परेचर है 246 केल्विन। तो इसको केल्विन को केल्विन से कैंसिल कर दो, बाकी को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 153 सेंटीमीटर क्यूब, 153 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड वॉल्यूम। ये आपको क्वेश्चन देख के भी पता चल जाना चाहिए कि जो सेकंड वॉल्यूम है वो कम आएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है? 400 केल्विन से कहाँ पे जा रहा है टेम्परेचर? 246 केल्विन। और रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये कम हो गया, कितना हो गया? 153 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि जो इसका आंसर आना चाहिए वो इससे कम होना चाहिए, इस वॉल्यूम से, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड
एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने खुद सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ पे आपको वो नहीं बता रहा, तो आपने उसको खुद देख लेना। बिल्कुल ऐसे ही उसको सॉल्व करना है जैसे हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का उसका बी पार्ट जो है वो चार्ल्स लॉ से सॉल्व होगा, बिल्कुल सेम इस तरह जैसे हमने ये सॉल्व किया है। तो वो आपने खुद सॉल्व करके उसको देख लेना है। तो यही था कुछ चार्ल्स लॉ के बारे में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि क्या आपको अच्छा लगा। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा कहाँ पे बेहतरी की जा सकती है, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी किया करें, उनको भी बताया करें ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।